और यूक्रेन के बीच पिछले 43 दिन से जंग जारी है और इस युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। हाल ही में अमेरिका ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और अब अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटियों को निशाना बनाया है। व्हाइट हाउस ने पुतिन की बेटियों के साथ साथ ही रूस के टॉप पब्लिक और प्राइवेट बैंकों पर भी प्रतिबंध की घोषणा की है। नए प्रतिबंधों में पुतिन के पूर्व पत्नी और 2 बेटियां मारिया और कैटेरिना को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने पुतिन परिवार के सभी करीबी सदस्यों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से दूर किया है और इनकी अमेरिका स्थित सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रकारी करार दिया। बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, मैंने स्पष्ट किया है कि रूस के बूचा में हुए अत्याचारों की तत्काल बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन के उस कार्यकारी आदेश पर साफ है कि यूक्रेन के बूचा शहर से आई हुई आतंक की तस्वीरें देखने के बाद से पश्चिमी देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उत्तर प्रदेश का गोरखनाथ मंदिर आस्था का ही केंद्र नहीं बल्कि पूरी यूपी की सियासत का केंद्र है। ऐसे में उस पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वो एटीएस की पकड़ में रोज नए नए खुलासे कर रहा है और अब जाकर उसने अपने पूरे गुनाहों को कबूल कर लिया है। इसको लेकर एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें उसने अपने पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया है। अहमद मुर्तजा अब्बासी कर्नाटक के हिजाब मामले से लेकर CAA, NRC और दूसरी जगहों पर मुसलमानों को लेकर हो रहे तमाम विवादों का जिक्र कर रहा है। वो कहता है कि ये सब देख उसे गुस्सा आ गया और उसने गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। उसने जांच एजेंसियों के अधिकारियों को बताया कि उसे मुसलमानों पर होने वाले कथित अत्याचारों को देख गुस्सा आता था। वो अपने कट्टरपंथी विचारों से इतना घिरा हुआ नजर आ रहा है कि अपनी बातों के मायने भी समझा रहा है। सिर्फ यही नहीं, उसने ये भी कहा कि वो जो भी कर रहा था उसके दिमाग में वो चीजें जस्टिफाई करता जा रहा था। यानी मुर्तजा को ऐसा लग रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वहीं एटीएस ने बताया कि मुर्तजा से हुई पूछताछ में ये बात साफ नजर आ रही है कि उसका किस कदर ब्रेन वॉश हुआ है। उसे मौत की कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, अब तक की जांच में ये भी सामने आया है कि मुर्तजा के जहन में पढ़ाई के दौरान ही जहर भरता चला गया था। वह शुरू से ही सोशल साइट्स पर कट्टरपंथियों के वीडियो देखता था और ऐसी विचारधारा वाले कट्टरपंथियों और आतंकियों को फॉलो भी करता था। वहीं पकड़े जाने के दौरान मुर्तजा के पास से मिले सनसनीखेज दस्तावेजों और अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर अब एटीएस भी इसी एंगल पर जांच कर रही है। गोरखनाथ मंदिर में दाखिल होने की कोशिश के दौरान जब उसने हमला करते हुए 2 PSC जवान को घायल कर दिया, तभी ये बात समझ में आती है कि ये मामला कितना गंभीर है। दरअसल गोरखनाथ मंदिर इस वक्त के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर के महंत का निवास स्थान है। ऐसे में अगर वो अपने प्लान में जरा सा भी सक्सेसफुल होता तो आज सियासत कहीं की कहीं जा चुकी होती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान जिसने हिमाचल प्रदेश की सियासत में हलचल ला दी। मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 6 अप्रैल के दिन आम आदमी पार्टी के मंडी में भव्य रोड शो की वजह से बीजेपी घबरा गई है और केंद्रीय आलाकमान जल्द ही भाजपा में एक बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव में हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हटाकर प्रदेश की कमान अनुराग ठाकुर को देने की तैयारी हो गई है। इसके बाद से हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया और लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और अपनी विचारधारा और अपनी सोच के मुताबिक इस बयान को देखने लगे। इसके बाद सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर ने बयान दिया और कहा कि आखिर मनीष सिसोदिया को इस बयान से क्या फायदा मिला, पहले वो ये बताएं। और साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी का 6 अप्रैल का रोड शो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। उससे ज्यादा भीड़ सुंदरनगर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यक्रम और एक मेले में देखने के लिए मिली थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में किसी भी बदलाव को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बदलाव की बात कोई नहीं है। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में कई बार बदलाव की बातें उठती रही हैं और ये बात और ये चर्चा चलती रही है कि हिमाचल प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि हिमाचल में 4.5 साल से अफवाहें भी चल रही हैं और जयराम ठाकुर भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में बदलाव की जो बात है वो आला कमान के पाले में है। आला कमान ही तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश में कोई बदलाव होगा या नहीं। लेकिन मनीष सिसोदिया के इस बयान से हिमाचल प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भारत में कोरोना वायरस के XE वेरिएंट का ये पहले केस पर सस्पेंस बना हुआ है। कहा जा रहा है कि XE वेरिएंट का ये पहला केस है।
हालांकि कुछ देर बाद ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन खबरों से इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा सबूत कोरोना के नए एक्सी वेरिएंट के पाए जाने की पुष्टि नहीं करते हैं। अभी इस खबरों पे और जांच करने की जरूरत है। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये बता दे कि एक्सी वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाकी वेरिएंट से अलग है। बताया जा रहा है कि एक्सी वेरिएंट से सिर्फ 10% ही ज्यादा संक्रामक है। इतना ही नहीं, 3 महीने पहले मिले इस वेरिएंट से अभी तक कोई बड़ा खतरा सामने नहीं आया है, ना ही कोई वेरिएंट के बदले कोई ज्यादा केस बढ़े हैं। यानी ये बताते हैं कि एक्सी वेरिएंट अब तक चिंता का कोई विषय नहीं है। अगर भारत में एक्सी वेरिएंट के केस की पुष्टि होती है तो ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि भारत ने लगभग सभी देशों से यात्रा संबंधी प्रतिबंध हटा लिए हैं। ऐसे में विदेशी यात्रा भारत आ रहे हैं, जबकि भारत के नागरिक अन्य देशों में जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारतीय आबादी के भीतर एक्सी या ओमिक्रॉन के अन्य किसी वेरिएंट की विकसित होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि हो भी सकता है कि भारत में एक्सी वेरिएंट का कोई केस हो, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पा रहा हो। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया था वह गलत था। एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर बांदियाल ने कहा कि यह इस बात साफ है कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया था, जो पूरी तरह से गलत था। चीफ जस्टिस ने पहला साक्ष्य दृष्टिकोण के आधार पर पाया है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने 3 अप्रैल को जिस तरह से इसे खारिज किया वह पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश का हवाला देकर खारिज कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पीएम इमरान खान के कहने पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। इस साल अप्रैल के महीने में मई और जून वाली गर्मी पड़ रही है। देश के हर हिस्से के लोगों को इस भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार का दिन पिछले 120 सालों में सबसे गर्म दिन रहा। देश में इस गर्मी से अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इनमें हिमाचल प्रदेश, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। मौसम विभाग ने 10 अप्रैल तक लू चलने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली में मार्च महीने में भीषण गर्मी पड़ने के 122 साल के रिकॉर्ड टूटने के बाद अब अप्रैल महीने में भी गर्मी के पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है और तेज धूप निकल रही है। ऐसे में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से हीट वेव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि अभी इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, अभी बारिश की भी कोई आशंका नहीं जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस भीषण गर्मी से जनता को कब और कैसे राहत मिलेगी। चंडीगढ़ में वीरवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की जनता को कई योजनाएं समर्पित की है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन सम्मान और इसके साथ ही परिवार पहचान पत्र के जरिए राशन कार्ड समेत कई योजनाएं लोगों को सौंपी है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत के लाभ पत्र भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का मिशन है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति से सरकार की योजनाओं का लाभ शुरू किया जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अन्य योजनाओं को भी आज शुरू किया गया है, जिनसे तमाम लोग लाभ ले सकेंगे। इसके साथ साथ आज के कार्यक्रम में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को उनकी जो जमीन है उन्हें मालिकाना हक भी सौंपा गया है। इस हक के मिलने के बाद कश्मीरी पंडित परिवार भी काफी खुश नजर आए और साथ ही हरियाणा सरकार का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। काबिले गौर है कि प्रदेश में हरियाणा सरकार ने अंत्योदय मिशन के तहत अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है, जिसके चलते प्रदेश भर में मेले लगाकर अभी तक करीब 2 लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है।
पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिलने के बावजूद भी गुटबाजी उनकी अभी भी खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। दरअसल कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के निर्देश दिए गए थे। पंजाब कांग्रेस पार्टी भी उसी निर्देश के तहत आज चंडीगढ़ कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। उस दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वरिंदर ढिल्लों आपस में भिड़ गए। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू अपने भाषण में कह रहे थे कि वह कांग्रेस पार्टी के हित के लिए चुपचाप काम करते रहेंगे और किसी पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, जिस पर वरिंदर ढिल्लों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि गलत को गलत कहने में क्या दिक्कत है। इसी बात पर दोनों आपस में उनकी बहस शुरू हो गई और दोनों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू बीच में ही भाषण को छोड़कर वहां से चले गए और प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। महंगाई के मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस वीरवार को चंडीगढ़ में सड़क पर उतरी। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर और तख्ती लेकर सड़क पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लिहाजा बैरिकेडिंग पर बैठकर कई देर तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के आज के इस प्रदर्शन में भी एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। हरियाणा कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके करीबी माने जाने वाले विधायक शामिल नहीं थे। हालांकि इस मुद्दे पर कुमारी शैलजा और विवेक बंसल का कहना था कि जरूरी नहीं है हर कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। काबिले गौर है कि आज कांग्रेस देश भर में महंगाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरी थी और इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने विरोध जताया है। लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो महंगाई के दायरे से बाहर हो। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी, पीएनजी से लेकर खाने पीने का सामान, फल, सब्जियां, दूध सब महंगा हो गया है। वहीं पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। जहां तक सवाल है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने का, तो इस मामले में सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये विदेशी बाजार में कच्चे और प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने का नतीजा है। ऐसे में उनके हाथ में कुछ नहीं है। इसका मतलब जाहिर है महंगाई अपनी रफ्तार से बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर वार करेगी। लंबे समय से आम जनता की ये मांग उठ रही है कि केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल, डीजल पर वसूली जाने वाले दरों को कम करे, जिससे आम आदमी को कुछ राहत मिल सके। अब देखना होगा कि आम आदमी पर महंगाई की मार ऐसे ही पड़ती रहेगी या फिर सरकार इस पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और लाभार्थियों को सम्मान पत्र वितरित किए। इस मौके पर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना तथा अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को लेकर सम्मान पत्र कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा भी वितरित किए गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि चाहे अंत्योदय योजना हो या मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय योजना, तमाम योजनाओं के जरिए अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल के दिशा निर्देश पर तथा उनके देखे गए सपने को साकार करने के लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि लगातार अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हर वर्ग जो है वो पिछड़ा महसूस ना करे और उसे अंतिम छोर तक लाभ पहुंच सके। 134 से नियम खत्म करने और उसके विरोध पर बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से 134 से खत्म करने का विरोध किया जा रहा है यह बिल्कुल ही सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनहित के अंदर 134 को खत्म किया गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार से 134 के तहत केवल 10% बच्चों को दाखिला मिल पाता था, लेकिन अब RTE के तहत 25% बच्चों को दाखिला मिलेगा। कांग्रेस और विपक्षी दल बेवजह से गलत
गलतफहमी फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2007 के अंदर जब वो 134 से नियम लेकर आए थे, उसके बाद जो है केवल किसी भी बच्चे को दाखिला नहीं किया गया, केवल नाम के लिए ही नियम लाया गया था। लेकिन 2014-15 के अंदर जब हमारी सरकार आई तो इसके तहत हमने दाखिले दिए। वहीं उन्होंने कहा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीबी अभिभावक हैं, उनके हित के अंदर ही 134 को खत्म किया गया है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। वहीं उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला बयान कर रहे हैं, नकल माफिया की बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके समय में इस प्रकार के काम हुए होंगे और वो खुद भी माफिया रहे हैं। जिस प्रकार के काम उनकी सरकार के अंदर हुए हैं, वो विधायक रहते हुए भी 5 साल के कार्यकाल के अंदर सिर्फ 5 बार ही जो है विधानसभा के अंदर आए हैं। और इस प्रकार से आरोप लगाना गलत है, क्योंकि चाहे वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक का मामला हो या हरियाणा बोर्ड के पेपर लीक का मामला हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इससे पहले भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो पेपर लीक का मामला था, उसमें भी कई गिरफ्तारियां हुई और कड़ी कार्रवाई की गई। हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। एक और जहां हरियाणा सरकार द्वारा और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बोर्ड परीक्षाओं को नकल रहित बनाने का दावा किया जा रहा है और वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे नकल पर अंकुश लग सके, लेकिन महम में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सरकारी स्कूल के स्टाफ द्वारा ही नकल करवाई जा रही थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने लाखन माजरा खंड के गांव चिड़ी में के एक परीक्षा केंद्र में दौरा किया तो वहां पाया कि प्रिंटर और स्कैनर के द्वारा नकल की पर्चियां तैयार करवाई जा रही थी और बच्चों को नकल करवाई जा रही थी। और विडंबना यह है कि वो शिक्षक ही बच्चों को नकल करवा रहे थे, जिनके कंधे पर नकल रोकने की जिम्मेवारी है। महम के एएसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने और लाखन माजरा थाना प्रभारी ने मिलकर वहां छापामारी की और 4 अध्यापकों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें वहां के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, वहां के क्लर्क और एक चपरासी और यहां तक कि एक 5वें युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि लाखन माजरा चौक पर परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की अवधि के अंदर नकल की फोटोकॉपी बनाने का काम कर रहा था। फतेहाबाद जिले में दमकल विभाग की सेवाएं अब राम भरोसे हो चुकी हैं। दमकल विभाग के कर्मचारी अब हड़ताल पे चले गए हैं। बता दें कि पिछले 6 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था। वहीं दमकल विभाग के प्रधान सतवीर बिश्नोई ने बताया कि पिछले 6 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला। इसको लेकर वह कई बार उच्च अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब वेतन न मिलने के कारण उन्होंने धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि अगर शहर में कोई भी आगजनी की घटना होती है तो वह उसे निपटने के लिए अपनी गाड़ियां लेकर नहीं जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है और जिले में किसी प्रकार की बड़ी आगजनी घटना होती है तो जिला प्रशासन उसे कैसे निपटेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 4 में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया और फिलहाल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि फेज 4 के हाउस नंबर 309 और 310 में 3 फ्लोर पर फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और विदेशी मूल के लोगों को ठगा जा रहा है। फिलहाल रेड कर वहां से लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से जो वहां पर डेस्कटॉप, लैपटॉप और पेन ड्राइव और 22 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद की है। फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार ऐसे फर्जी कॉल सेंटरों पर नजर बनाए हुए है जो कि विदेशी मूल के लोगों से ठगी का धंधे को अंजाम देते हैं। पुलिस लाइन में तैनात हरियाणा पुलिस के एक जवान ने नशे में अपने ही घर में आग लगा दी। आग लगाने के बाद पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया। जब पड़ोसियों ने धुआं देखा तो इसकी सूचना दमकल केंद्र तथा पुलिस को दी। पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा घर का सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत ये रही कि पड़ोसियों ने साइड में रखे एक गैस के सिलेंडर को उठाकर बाहर फेंक दिया, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने
पुलिस जवान को हिरासत में ले लिया है। अभी मामला दर्ज करने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि जवान जो है वो नशे का आदी है, इसीलिए उसने शराब पीकर अपने घर में ही आग लगा दी है। पुलिस अभी जांच कर रही है, जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। हरियाणा के करनाल में एक बड़े व्यापारी के साथ लूट की वारदात हो जाती है। जी हां, लूट की वारदात हो जाती है। सामने 3 पुलिस थाने थे, लेकिन उसके बावजूद एक व्यापारी जो एक मिल्क प्लांट और एक पेट्रोल पंप के ओनर थे, उनके साथ 2 बाइक सवार, 2 स्कूटी सवार लुटेरे आते हैं और उनकी गाड़ी में जो है आगे काला तेल छिड़क दिया जाता है और उनका जो है दिमाग डिवर्ट करने के चक्कर में उनका जो नोटों से भरा बैग था वो लूटकर फरार हो जाते हैं। व्यापारी ने काफी देर तक डायल 112 की टीम पर जानकारी दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करती है। वहीं जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ज्ञानचंद गुप्ता की शिकायत पर जो व्यापारी हैं उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो सिख युवक द्वारा गात्रा पहनकर पुलिस परीक्षा देने पर कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ था वो आज आंदोलन का रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम सिख धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं यहाँ पर गुरुद्वारा शहीदा में इकट्ठा हो रहे हैं और एक रोष मार्च के माध्यम से उपायुक्त ऊना से मिले। उपायुक्त ऊना को मिलकर वो मुख्यमंत्री को इस सारे प्रकरण की जो निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों हिमाचल पुलिस की परीक्षा, लिखित परीक्षा थी, जिसमें युवक द्वारा करतार जो दात्रा है उसको पहनने जाने को लेकर पुलिस प्रशासन के कर्मियों द्वारा रोका गया। पीड़ित लड़का परविंदर परीक्षा नहीं दे पाया, तो उसी के कारण आज यहाँ पर तमाम सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग ऊना में इकट्ठा हुए हैं और रोष मार्च निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ये रोष मार्च ऊना गुरुद्वारा शहीदा से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक चलेगा। भिवानी में सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले कच्चे राशन में वज़न में काफ़ी कमी है, यानी कि घोटाला है। सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग भिवानी के एक राजकीय स्कूल में पहुंची और गाड़ी से उतरते हुए सामान को रोक लिया। उन्होंने सामान की पहले तुलाई की, उसके बाद ही स्कूल में रख दिया। हालांकि जिस प्रकार से तुलाई की गई तो उसमें वज़न में काफ़ी कटौती भी मिली, यानी कि काफ़ी कमी भी मिली, जो कि 50 किलो का कट्टा किसी में 45 किलो तो किसी में 44 किलो तो किसी में 42 किलो का वज़न दिखाया गया था। आपको बता दें, सीएम फ्लाइंग का कहना है कि लगातार उन्हें सूचनाएं मिल रही थी कि इसमें काफ़ी घोटाला है। इसको लेकर के उन्होंने छानबीन शुरू कर दी थी और मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी दी है और अब इस मामले में कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भी लिख दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर के सरकार क्या एक्शन मोड में आती है और क्या कार्रवाई करती है। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते अब प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी भी अब कोरोना मुक्त हो गया है। जिसके चलते आईजीएमसी प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि जो भी मरीज अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पहुंचेगा उसका अब कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने ये बताया है कि आईजीएमसी हाल ही में कोरोना मुक्त हुआ है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। वही बता दें कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैला हुआ था, उसके बाद आईजीएमसी प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन के लिए आईजीएमसी पहुंचता है तो उसका जो है सबसे पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ऐसे में मरीजों को जो था काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब मरीजों के लिए जो है राहत की बात है।